हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं चैनल होस्ट सुखराज। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम AWS पे CI/CD पाइपलाइन बना सकते हैं। इसके अंदर हम यूज़ करने वाले हैं AWS की कोड पाइपलाइन, देन कोड डिप्लॉय एंड कोड बिल्ड प्लस गिटहब, ये सर्विसेज हम यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास गिटहब होता है जो सोर्स है, जहाँ पे मेरा सोर्स कोड पड़ा है। वहाँ से मुझे सोर्स कोड उठाना है और मेरी पाइपलाइन को पता होना चाहिए जैसे ही वहाँ पे कोई चेक इन आता है कि मुझे एग्जीक्यूट होना है। तो इससे सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे अपने गिटहब से कनेक्शन बनाना है। तो हम अगर कोड पाइपलाइन के अंदर आते हैं तो सेटिंग जो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पैनल के अंदर दिख रही है, आप कनेक्शंस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं कौन सा हमारा सोर्स है। आप यहाँ पे गिटहब सेलेक्ट करो, कनेक्शन नेम दो और कनेक्ट टू गिटहब करो तो आपको गिटहब पे लेके जाता है। आपने वहाँ पे परमिशंस देनी है और कनेक्शन आपके पास एक बनकर आ जाता है। दूसरा वे होता है कि आप वापिस आओ अपने को पाइपलाइन में। जैसे ही पाइपलाइन बनाते हैं, पाइपलाइन बनाते वक्त भी आपको ये ऑप्शन देता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पाइपलाइन बनाते हैं। इस पाइपलाइन का नाम लिख लेते हैं टेस्ट पाइपलाइन, ठीक है। तो इस जो टेस्ट पाइपलाइन है इसको मैं क्यू टाइप यूज़ करना चाहता हूँ कि जैसे ही मेरी एक पाइपलाइन एग्जीक्यूट होती है, अगर कोई दूसरी एग्जीक्यूट करता है तो वो एक लाइन में आती है। पहले वाली एग्जीक्यूट होती है, फिर दूसरी एग्जीक्यूट होता है। ऐसा नहीं कि दोनों पैरेलली एग्जीक्यूट होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पे मुझे ना एक रोल देना होता है। जैसे ये यहाँ पे एक रोल है, इसने अपने आप बना लिया रोल। ये मेरी पाइपलाइन को रोल मिलता है क्योंकि मेरी पाइपलाइन जब एग्जीक्यूट होती है ये दूसरी भी हमारी सर्विस यूज़ करती है, जैसे S3 को यूज़ करती है या कोड डिप्लॉय को यूज़ करती है। उनकी जो परमिशंस होती है, क्योंकि AWS में कंसेप्ट क्या होता है, जब मेरी एक सर्विस दूसरी सर्विस को यूज़ करती है तो उसको उस सर्विस को यूज़ करने के लिए रोल बनाना पड़ता है और उसके अंदर परमिशन देनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या है कि ये अपने आप बना देता है इस पाइपलाइन को। इतनी ये AWS समझदार है जिसको पता है कि मैं पाइपलाइन बनाता हूँ, अगर वो कोई न्यू रोल सेलेक्ट करते हैं तो अपने आप वो दे देता है। अगर आप एग्जिस्टिंग रोल भी यूज़ करो, जैसे मैंने पहले एक पाइपलाइन बनाई थी यूज़र मैनेजमेंट, उसके अंदर भी सेम रोल है, तो मैं उस वाला रोल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम नीचे आते हैं, हमारे पास है कुछ एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग का मतलब है कि सबसे पहले इनक्रिप्शन देखते हैं। इनक्रिप्शन का मतलब क्या है, जैसे ही आपके आर्टिफैक्ट बनेंगे उसको आप इनक्रिप्ट करके रखना चाहते हो तो किस वे में, या तो वो AWS अपनी सर्विस यूज़ करके उसको इनक्रिप्ट कर दे, या आप कुछ अपना कस्टमर बेस्ड कोई सर्विस यूज़ करना चाहते हो या कोई की यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। हम डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे AWS की। और ये है लोकेशन। जैसे ही मेरे आर्टिफैक्ट बनेंगे, सोर्स कोड से कोड तो उठा लिया, उनके आर्टिफैक्ट बना के रखने कहाँ पे हैं, तो वो AWS की मैं S3 सर्विस यूज़ करने वाला हूँ। लेकिन वहाँ पे डिफ़ॉल्ट लोकेशन मीन्स वो ये मेरी जो कोड पाइपलाइन अपने आप एक वहाँ पे बकेट बनाएंगी और इस पाइपलाइन के साथ अटैच कर देंगी, उसको यूज़ करेंगी। या फिर मैं खुद एक बकेट बनाऊँ और उसको इसके साथ अटैच करूँ, तो मैं डिफ़ॉल्ट ही यूज़ कर लेता हूँ। ये काम भी मेरी पाइपलाइन ही करने वाली है, ठीक है। अदरवाइज़ आप अपनी एक बकेट बनाओ, यहाँ पे आओ और उस बकेट का नाम सेलेक्ट कर सकते हो, बड़ा ईजी है। मैं डिफ़ॉल्ट पे छोड़ देता हूँ। अब मैंने जो ऊपर मैंने बोला ना रोल बनेगा, अब देखो ये बकेट में आर्टिफैक्ट को रखना, वहाँ से उठाना, ये परमिशंस गेट बकेट की गेट ऑब्जेक्ट या डिलीट ऑब्जेक्ट, लिस्ट ऑब्जेक्ट, ये कहाँ से आएंगी, ये ऑटोमेटिक इस रोल के अंदर सब परमिशंस इसको मिलने वाली है, ठीक है। मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे। अब सोर्स आता है कि भाई मेरा जो सोर्स प्रोवाइडर है वो कौन रहने वाला है। मेरे केस में क्या गिटहब वर्जन 2 है, मैंने बताया ना पहले भी कनेक्शन बना सकते हैं। अगर वहाँ नहीं बनाया तो यहाँ पे ऑप्शन आ गई मुझे, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कनेक्शन है तो ठीक है, नहीं है तो कनेक्ट टू गिटहब पे क्लिक करो आप। जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पे कनेक्शन का नाम दे दो, मैं दे देता हूँ टेस्ट कनेक्शन, कुछ भी नाम दो। यहाँ पे क्लिक कर दे कनेक्ट टू गिटहब, ये एग्जीक्यूट हो रहा है, मुझे ये वाला नए पेज पे ले आया। मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके देखता हूँ कनेक्ट, तो उसने बोला कि नहीं भाई पहले आप गिटहब ऐप इंस्टॉल करो। मैंने कर दिया इंस्टॉल न्यू ऐप। अब ये क्या कर रहा है मैं इसका बाद में बताता हूँ ये ऐप होती क्या है, ठीक है। अब जैसे ये ऐप हुई, अब क्या है, मेरे को ऑलरेडी मैंने परमिशन दे रखी है अपनी इस आईडी के लिए, ये मेरी गिटहब की आईडी है। अब मेरे केस में क्या, मैंने क्या बोला कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन कर रखा है। अदरवाइज ये मुझे लॉगिन की ऑप्शन देता कि पहले लॉगिन करो। मतलब मैंने पहले एक CI/CD बनाया था प्रैक्टिस के लिए कि वीडियो में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो इसलिए मैंने वहाँ पे परमिशन दे दिया था। अब वो मुझे बोलता जो ये नया कनेक्शन बनाते हो सभी रेपोजिटरी के लिए बनाना या किसी सिलेक्टेड रेपोजिटरी। अगर किसी सिलेक्टेड के लिए बनाना तो आप यहाँ पे आओ, उस रेपोजिटरी का नाम दो, ठीक है। जैसे मैंने सिर्फ यूज़र मैनेजमेंट API के लिए बनाना, तो अब ये मेरा कनेक्शन AWS से गिटहब में सिर्फ ये वाली रेपो ही यूज़ कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्लिक कर दी इंस्टॉल पे।
ठीक है। अब वहाँ पे कोई ऐप इंस्टॉल हुई, ये ऐप क्या होती है इसका कंसेप्ट मैं वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। एक जस्ट सिंपल बता देता हूँ कि जब जो हमने ये ऐप इंस्टॉल करी, इसी की वजह से मेरे AWS पाइपलाइन को पता चलता है। जैसे ही मेरे गिटहब में कोई कोड चेक इन होता है तो यही यही एक ऐप है जो बता देती है इमीडिएटली मेरे AWS की इस पर्टिकुलर पाइपलाइन को कि मेरे पास नया कोड आया है, तुम एग्जीक्यूट हो जाओ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कनेक्ट पे, तो ये मेरा एक कनेक्शन बन गया जिसका नाम है टेस्ट कनेक्शन। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आया, देखो ये कनेक्शन उसने अपने आप उठा लिया, ठीक है। अगर मैं इसको हटाता हूँ, दोबारा करता हूँ क्लिक, इसको एक बारी रीलोड कर लेते हैं, अच्छी तरह समझाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे वो कनेक्शन नहीं दिखा रहा मुझे। दोबारा नेम दे देते हैं पाइपलाइन का, पूरा पेज हमारा एक रिफ्रेश हो गया है। टेस्ट पाइपलाइन, ठीक है। क्यूट रखना चाहते हैं, रोल हम न्यू भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास एग्जिस्टिंग है, इतने रोल मैं अपने अकाउंट में बनाऊंगा फिर बाद में मैनेज करना मुझे मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग जो रोल है मैं वो वाला यूज़ कर रहा हूँ। क्लिक कर रहा हूँ नेक्स्ट पे, और सोर्स प्रोवाइडर के अंदर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ गिटहब वर्जन 2, जिसके लिए अभी हमने कनेक्शन बनाया। अब जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो मेरा टेस्ट कनेक्शन यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो मतलब अब मैं गिटहब से कनेक्टेड हूँ, लेकिन किस रेपो के लिए? देखो मुझे सिर्फ वही रेपो आई जिसकी मैंने परमिशन दी थी, और रेपोजिटरी होता तो मुझे यहाँ पे सभी रेपोजिटरी को लिस्ट कर देता। अब मैंने यूज़र मैनेजमेंट API दिया था तो उसका आ गया। कौन सी ब्रांच के लिए बना रहे हैं? मेन ब्रांच के लिए, ठीक है। और यहाँ पे अब जो आर्टिफैक्ट फॉर्मेट है, मैं कोड पाइपलाइन डिफ़ॉल्ट लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे ये फिल्टर्स होते हैं, देखो आपने नो फिल्टर लगाना है। नो फिल्टर मीन्स जैसे ही कि मेरे पास यहाँ पे लिखा ना स्टार्ट योर पाइपलाइन ऑन एनी पुश एंड क्लोन्स दी हेड, जैसे हम क्लोन्स को हेड करते हैं, जहाँ वहाँ पे कुछ पुश होता है, ये पाइपलाइन एग्जीक्यूट होती है। डू नॉट डिटेक्ट चेंजेस, इट मीन्स ये चेंजेस को डिटेक्ट ही नहीं करेंगे, हमें मैन्युअली चलानी पड़ती है। स्पेसिफाई फिल्टर, हम फिल्टर बना देते हैं कि अगर वहाँ पे पुश रिक्वेस्ट आई तभी चले, पुल रिक्वेस्ट पे चले, कौन सी ब्रांच पे चले, या पर्टिकुलर टैग पे चले। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल इसको नो फिल्टर लेता हूँ कि जैसे ही मेरे वहाँ पे गिटहब की रेपो के अंदर चेक इन आता है, ये मेरी पाइपलाइन चलनी चाहिए। मैं इसको कर देता हूँ नेक्स्ट। अब आता है बिल्ड स्टेप, तो हम जेनकिन यूज़ कर सकते हैं, और कोड बिल्ड हम जाने वाले हैं AWS कोड बिल्ड के साथ। अब ये स्टेप क्या, कोड बिल्ड क्या होता है? ये स्टेप होते हैं कि मेरा कोड कैसे एग्जीक्यूट हो, मेरे AWS पाइपलाइन को कैसे पता चलेगा। ठीक है, ये तो मैंने रेपो दे दी, वहाँ पे जावा का कोड भी हो सकता है, .NET का भी हो सकता है, उसके जावा को कोड को बिल्ड करने के अलग स्टेप हैं, पाइथन के अलग हैं, .NET के अलग हैं। .NET में भी 6.0 या 3.1 या क्लासिकल .NET या 8.0 सभी के थोड़े थोड़े स्टेप अलग हो सकते हैं। तो वो कहाँ से पता चलता है? वो हम एक कोड बिल्ड के अंदर एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। देखो ये कोड बिल्ड बन रहा है, मुंबई के अंदर बन रहा है, ठीक है। और इनपुट आर्टिफैक्ट क्या है? सोर्स आर्टिफैक्ट, ठीक है। और उन पे प्रोजेक्ट नेम, यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट नेम देना है। अब ये समझने वाले, इस प्रोजेक्ट नेम के अंदर हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले कुछ इसका नाम देते हैं। मैं देता हूँ यूज़र मैनेजमेंट, क्या नाम है इसका, कोड बिल्ड है ना, कोड बिल्ड प्रोजेक्ट। और उसके बाद इसको थोड़ा ऐसा कर लेते हैं, US अंडरस्कोर हटा देते हैं, ये यूज़र सर्विस कोड मैनेजमेंट, सॉरी कोड बिल्ड प्रोजेक्ट। अब ये एडिशनल जो आपकी है इसके अंदर देने का ज़रूरत नहीं है। ये क्या करता है, कोड बिल्ड एक बिहाइंड द सीन एक EC2 यूज़ करता है। उसका नाम मतलब कौन सी है, ऑन डिमांड दे दी हमने, इन्वायरमेंट मैनेज्ड इमेजेस में से दे दिया। EC2 उसकी टाइप है, हम लैम्डा भी ले सकते हैं, अमेजन लिनक्स स्टैंडर्ड उस जो टाइप्स है मतलब उसकी दे दी हमने, ठीक है। तो जैसे ही कोड को बिल्ड करना है तो कहीं ना कहीं मशीन पे ही करने वाले हैं, तो हमने लिनक्स वाली यहाँ पे दे दी है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। और सर्विस रोल आप यहाँ पे कुछ नेम दे सकते हैं, वरना मैंने तो ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है। मैंने एक बना लिया था कोड बिल्ड के नाम से, बार बार उसी को यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं अब मेरा कोड बिल्ड क्या करने वाला है, मेरे आर्टिफैक्ट को बिल्ड करने के लिए कहाँ से उठाने वाला है, S3 से। तो S3 की इसको एक्सेस होनी चाहिए। जैसे ही आप यहाँ पे न्यू रोल के अंदर कुछ भी नेम देंगे ना, तो AWS की सर्विस इतनी इंटेलिजेंट है, जैसे ये पाइपलाइन बनती है बाय डिफ़ॉल्ट उस रोल के अंदर वो सभी परमिशन जो इस कोड बिल्ड को चाहिए ऐड कर देती है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अगर आप BPC वगैरह चेंज करना चाहते हो, ठीक है, फिलहाल हम इसको कुछ नहीं चेंज कर रहे। ये मेन स्टेप होता है बिल्ड स्पेक का। बिल्ड स्पेक के अंदर आप डिफाइन करते हैं कि आपकी
जो एप्लीकेशन है वो कैसे बिल्ड होने वाली है। अब इसके अंदर होते हैं दो मेथड, एक होता है इंसर्ट बिल्ड कमांड, दूसरा होता है यूज ए बिल्ड स्पेक। यूज ए बिल्ड स्पेक में क्या होता है, अगर आपकी रेपो के जहाँ पे रूट फोल्डर है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया ना आपको, इसके अंदर मेरी रेपो यहाँ, अगर इस रूट फोल्डर में यहाँ पर ये वाली फाइलें पड़ी होती हैं हमारी CS प्रोज वाली या program.sys, ये रूट के अंदर पड़ी है, अगर इस लेवल पे मेरे पास वहाँ पर स्पेक फाइल पड़ी है तो मैं उस स्पेक फाइल का नाम दे सकता हूँ। ठीक है, हम कहाँ पर थे, यहाँ पर, तो मैं उस फाइल का नाम दे दूं। बाय डिफॉल्ट वो बिल्ड स्पेक डॉट XAML नाम को ढूंढता है, अगर कोई और नाम हम दे सकते हैं। अगर वहाँ पे कोई फाइल ही नहीं आपके पास ऐसी, तो आप इस अपने प्रोजेक्ट के अंदर स्टेप दे सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करो, स्विच टू द एडिटर, और ये एडिटर आ गया। अब इसके अंदर आपको कुछ कोड देना होता है, मेरे पास ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है, वो मैं कॉपी पेस्ट डाल रहा हूँ और उसको लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसमें क्या कर रहा हूँ, ये वर्जन दे दिया, फेज कौन से फेज है, इसके अंदर एक इंस्टॉल फेज है, उसके बाद प्री बिल्ड फेज है, फिर बिल्ड फेज है और पोस्ट बिल्ड वाला फेज है। पहले फेज के अंदर हम क्या करने वाले हैं, रन टाइम वर्जन को बता रहे हैं कि मैं .NET 6.0 यूज़ करने वाला हूँ। ये मेरी कमांड जस्ट एग्जीक्यूट होती है इसके अंदर के इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज। उसके बाद आ जाता है प्री बिल्ड के अंदर मैंने क्या वाला .NET रिस्टोर, अगर मेरे न्यूगेट से कुछ पैकेज वगैरह रिस्टोर करने हैं वो उनको रिस्टोर करता है। ठीक है, और उसके बाद मैंने बिल्ड स्टेज के अंदर बोल दिया .NET बिल्ड मैंस कॉन्फ़िगरेशन रिलीज मैनस नो रिस्टोर, तो वो क्या करता है, मेरी एप्लीकेशन को बिल्ड कर देता है रिलीज मोड के अंदर। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, पोस्ट बिल्ड के अंदर जो मैंने पब्लिश करा उसको रिलीज मोड के अंदर कहाँ पे पब्लिश करवा दिया, आउटपुट मैनस सीधा, मतलब मेरी आउटपुट कहाँ जाएंगी, आर्टिफैक्ट जो मेरी S3 है उसके अंदर डायरेक्ट पब्लिश होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने अपनी जो यहाँ पे तो क्या करा था, रिलीज मोड के अंदर बिल्ड करा था, लेकिन यहाँ पे मैंने रिलीज मोड के अंदर उनको पब्लिश करवा दिया। और ये आर्टिफैक्ट्स हैं, इसका मीनिंग क्या है कि .** मतलब मेरे जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं उन सभी को कॉपी करना आपने। कॉपी मान लो कि मेरे इस फाइल के अंदर जितनी भी फाइल्स पड़ी हैं वो सभी आर्टिफैक्ट्स हैं। डिस्कार्ड पाथ स्नो, मैं किसी पाथ को डिस्कार्ड नहीं कर रहा, बेस डायरेक्टरी मैंने अपनी ये सेटअप कर दी है। कभी कभार क्या होता है कि मैं मानता हूँ कि मेरी S3 के अंदर यहाँ पे एक आउट नाम का फोल्डर बनना चाहिए, उसके अंदर आर्टिफैक्ट जाने चाहिए, तो मुझे यहाँ पे बेस डायरेक्टरी भी वैसे ही देनी है यहाँ पे आउट लगाकर। लेकिन मैं फिलहाल ऐसा कुछ नहीं ले रहा, मैं जस्ट बोल रहा हूँ डायरेक्टली वहीं पे रख दिए जाए मेरी S3 के अंदर। ठीक है, ये फाइल काफ़ी सिमिलर होती है जैसे हम डॉकर फाइल बनाते हैं ना, इसके अंदर देखो ये मैंने इतनी स्टेज बनाने की भी जरूरत नहीं है। अगर मैं डायरेक्ट लिख देता ना .NET 6.0 को यूज़ करना है, कमांड्स लिखकर उसके अंदर डायरेक्ट लिख देता, ये वाला .NET रिस्टोर भी ऊपर लिख देता, ये वाला कॉपी कर लूँ, बाकी सब कोड हटा सकता हूँ। ठीक है, तो स्टेजेस हम इसलिए बना देते हैं ताकि जो क्लियरली समझ आए। अदरवाइज मैं इन सभी, देखो यहाँ से एक लाइन ये वाली और ये वाली, ये तीनों को कट करूँ, यहाँ पे लिख दूँ ऊपर 8 नंबर लाइन पे, बाकी हटा दूँ और ये नीचे 24 से नीचे रहने दूँ, तब भी ये चलने वाला है, कोई इशू नहीं आने वाला। ठीक है, अब मैंने ये फाइल लगा दी, ये इसके अंदर अपना कोड डाला, और उसके बाद आते हैं क्लाउड वॉच। अगर आप यूज़ करना चाहते हो, मैं इसको डिसेबल कर रहा हूँ क्योंकि हम फ्री टायर है, वैसे हम यूज़ भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है, क्लाउड वॉच चलो मैं यूज़ ही कर लेता हूँ, तो उसके अंदर इसके क्या होने वाले हैं, हमारे पास लॉग्स बनने वाले हैं। उसके बाद मैं करता हूँ कंटिन्यू टू कोड पाइपलाइन। अब ये मेरा एक प्रोजेक्ट बना, देयर इज़ नो रेफरेंस टू विंडो ओपनर, लेट्स सी क्या इशू है यहाँ पे, नो रेफरेंस टू विंडो ओपनर। ओके, आई थिंक वो विंडो क्लोज करके वहाँ पे नहीं गया, इसको हम बंद कर देते हैं, लीव करता हूँ मैं। ठीक है, अरे ये क्या हुआ, आई थिंक ओके हमारा प्रोजेक्ट बन गया है जो हमने बनाया था। तो मेरे पास पाइपलाइन वाले पेज पे मैं वापस आता हूँ। अब वो वाला प्रोजेक्ट नेम यहाँ पे आना चाहिए। अब आई थिंक वो फिर से नहीं आ रहा, मुझे रीलोड करता हूँ। अगर 1 मिनट में वापस एक स्टेप चलते हैं, ठीक है, फिर आते हैं आगे वाले स्टेप पे। ये तो हमने कनेक्शन वगैरह तो दे ही रखा है सब कुछ। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, अब देखते हैं शायद वो लोड हो जाए जो हमारा प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब जो हमने अभी बनाया है, अरे रिलोड नहीं हो रहा, मुझे ये रिलोड करना पड़ेगा और आई थिंक पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दोबारा डालनी पड़ेगी। इसलिए कहते हैं कोड बिल्ड स्टेप पहले बना लेने चाहिए। देखो पाइपलाइन नेम फिर से गया, चलो हम दोबारा डाल देते हैं। मैं इसको स्टॉप करता हूँ थोड़ा,
तो पूरा डाल के उसी स्टेप पे आता हूँ। ठीक है, मैं पूरा डिटेल पूरा डालने के बाद उसी स्टेप पे आया। अब प्रोजेक्ट नेम मुझे दिख रहा है, मैंने प्रोजेक्ट नेम को सिलेक्ट किया जो हमने बनाया था। अब इस प्रोजेक्ट नेम के अंदर क्या है, हमारे पूरे बिल्ड स्टेप हैं कि कैसे बिल्ड होना चाहिए, क्योंकि हमने बिल्ड स्पेक के अंदर डिफाइन करे हैं। और जो सिंगल बिल्ड करना चाहते हैं, मतलब बैच बिल्ड नहीं है हमारे पास। और डिप्लॉय ऑप्शन, अब यहाँ पे हम कोड डिप्लॉय भी यूज़ कर सकते हैं, हम ECS भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल वे। हम अगर कोई कंटेनर पे करवाना चाहते हैं, हम कहाँ कराना चाहते हैं, हम करवाना चाहते हैं इलास्टिक विंडस्टॉक पे। जैसे ही मैंने इलास्टिक विंडस्टॉक सेलेक्ट किया, अब वो मुझे एप्लीकेशन नेम पूछ रहा है, मैंने यूज़र मैनेजमेंट API दे दिया। आपको अगर नहीं पता कि हम कैसे एप्लीकेशन नेम या एनवायरनमेंट नेम बनाते हैं इलास्टिक विंडस्टॉक पे, आप मेरी इस वीडियो सीरीज़ के अंदर वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करा है कि कैसे हम इलास्टिक विंडस्टॉक पे एप्लीकेशन एनवायरनमेंट नेम बनाते हैं और वहाँ पे एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं। और मेरा एनवायरनमेंट नेम वहाँ पे कौन सा अवेलेबल है, डेवलपमेंट। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसको क्लिक कर देता हूँ नेक्स्ट। यहाँ पे हम अपनी पूरी पाइपलाइन जो बनाई है उसकी डिटेल को देख सकते हैं और फाइनली क्लिक कर सकते हैं क्रिएट पाइपलाइन। देखो, पाइपलाइन बनाते वक्त हम जब फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम बनाते हैं हमें इशू जरूर आते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे इसमें हम परफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब मैंने पाइपलाइन बना दी। ठीक है, देखते हैं ये चलती है या नहीं। लेकिन उससे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको वीडियो के एंड में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि जो हमने ऐप इंस्टॉल करा था वो क्या था। आपने क्या करना, अपने गिटहब के अंदर जो रेपो है जिसके लिए आपने एक्सेस दिया था उसकी सेटिंग में आना है। अब सेटिंग में आने के बाद इस तरफ आपको वेब हुक दिख रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करें। देखो, पहले क्या होता था, हम एक वेब हुक यहाँ पे बनाते थे। वेब हुक का काम क्या होता था कि जैसे ही इस ब्रांच के अंदर कोई नया कोड चेक इन होता है, ये पर्टिकुलर एक ट्रिगर करती थी सोर्स को या इसके लिए टारगेट को। इसके लिए टारगेट क्या हो जाता था, AWS का जो कोड पाइपलाइन है जो उसको बता देती थी कि मेरे पास एक नया रिकॉर्ड आया है या मेरे पास एक नया चेक इन हुआ है, देन वो मेरी पाइपलाइन एग्जीक्यूट होती थी। लेकिन अब आगे क्या हुआ, अब जो ये होता था गिटहब वर्जन 1 में जब हम कोड पाइपलाइन से अटैच करते हैं, लेकिन गिटहब वर्जन 2 में क्या होता है, वो वहाँ पे हम एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया था ना। अब वो वाली एप्लीकेशन, आप यहाँ पे देखो गिटहब एप्स पे क्लिक करो, ये इंटीग्रेशंस के लिए यूज़ होता है। अब मैंने यहाँ पे जब मैंने वहाँ पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया तो यहाँ पे मेरे AWS कनेक्टर फॉर गिटहब कन्फिगर हो चुका है। और किसके साथ हुआ है ये मेरी इस पर्टिकुलर इसी रेपो का हुआ है, किसके साथ, AWS के साथ। ठीक है, अगर मैं चलो किसी और रेपो पे जाता हूँ, मेरे पास मल्टीपल रेपो है, मान लो मेरे पास क्लीन आर्किटेक्चर की एक रेपो पड़ी है। अब मैं इसके अंदर आता हूँ सेटिंग्स से अंदर और यहाँ पे देखते हैं हम गिटहब रेपो। देखो, दे आर नॉट एनी गिटहब एपो इंस्टॉल्ड ऑन दिस रेपोजिटरी, तो इट मीन यहाँ पे नहीं है, लेकिन मेरी यूज़र मैनेजमेंट वाली पे है। तो ये जब हम कनेक्शन बनाते हैं जो इंस्टॉल करते हैं उसका ये वजह से यहाँ पे आता है। अब जैसे ही मेरी इस रेपो के अंदर कुछ चेक इन होने वाला है तो इस पर्टिकुलर जो इंस्टॉल्ड ऐप है यही मेरी गिटहब को इन्फॉर्म करती है, मेरे AWS को इन्फॉर्म करती है पाइपलाइन को कि इस पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर एक नया चेक इन आया है। अब हम चलते हैं अपनी पाइपलाइन पे। देखो, पाइपलाइन ने सोर्स में जैसे ही मेरे पास वहाँ पे कुछ आया वहाँ से डेटा तो लिया, लेकिन वो पाइपलाइन हमारी बिल्ड फेज में फेल हुई। हम देखते हैं क्यों फेल हुई। हम पाइपलाइन के बिल्ड में चलते हैं। बिल्ड में जाने के बाद जस्ट स्क्रॉल डाउन करो और फेज डिटेल के अंदर आ जाओ। देखो, यहाँ पे क्या बता रहा है कि सब कुछ सही हुआ लेकिन एक्सेस डिनाइड सर्विस रोल। मैंने क्या करा, बिल्ड के अंदर बोला था कि वो मेरे कहाँ पे क्लाउड वॉच लॉग के अंदर लॉग लिखने चाहिए, वहाँ पे मैं लॉग देख सकूँ, लेकिन मेरा यहाँ पे डज नॉट अलाउ AWS कोड बिल्ड टू क्रिएट अमेजन क्लाउड वॉच लॉग। उस रोल को परमिशन नहीं, इसलिए वो रोल नहीं बना सका। तो हम क्या करते हैं, या तो क्लाउड वॉच का रोल जो पर्टिकुलर रोल था उसको क्लाउड वॉच की परमिशन दे देते हैं, अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, क्लाउड वॉच को यूज़ ही नहीं करते। ठीक है, हम एक बार देख लेते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट है, बिल्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, इसको हम एडिट कर देते हैं। देखो, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, कि मैं फ़िलहाल क्लाउड वॉच पे लिखना नहीं चाहता। अगर लिखना चाहते हो आप तो कोड बिल्ड रोल जो ये वाला नेम है IAM सर्विस के अंदर जाओ, वहाँ पे फुल एक्सेस दे दो क्लाउड वॉच का, तब भी वो चलना चाहिए। लेकिन मैंने फ़िलहाल इसको रोल को पर्टिकुलर को हटा दिया। अब हम वापस चलते हैं अपनी पाइपलाइन के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पे जाने के लिए मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट यहीं से चलते हैं।
कोड पाइपलाइन, टेस्ट पाइपलाइन, इसको ओपन करते हैं। देखो मैं इसको दूसरे तरीके से चलाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, अपनी गिटहब के अंदर यूज़र मैनेजमेंट रेपो के अंदर आता हूँ। यहाँ पे किसी न किसी फाइल को हम चेंज कर लेते हैं। मैं DTO के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे यूज़र रिक्वेस्ट के अंदर जाते हैं और यहाँ पे एक स्पेस को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, सॉरी, पहले एडिट पे क्लिक करना है और उसके बाद हम इसको कमिट चेंजेस कर देते हैं। जैसे ही मैंने कमिट चेंजेस करी, अब मेरी उस ऐप ने मेरे AWS पाइपलाइन को बता दिया कि भाई वहाँ पे चेंजेस हुई हैं। देखो यहाँ पे इन प्रोग्रेस लिखा आ गया ना, तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो गया कि भाई जो मेरी जो मेरी गिटहब की रेपो है उसके अंदर कुछ चेंजेस आई हैं। तो देखो ये मेरा सोर्स दोबारा से इन प्रोग्रेस आ गया। अब ये क्या हो रहा है, अब मेरी कोड पाइपलाइन चल रही है। पाइपलाइन ने वहाँ से डेटा उठाया और मेरी S3 के अंदर रख दिया। जहाँ तक तो सक्सीड हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब मेरा कोड बिल्ड S3 से डेटा उठा के उसको बिल्ड कर रहा है। अगर मैं आपको S3 दिखाऊं तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे S3 के अंदर उसने अपने आप एक कोड पाइपलाइन ऐप साउथ 1 बनाई है और उसके अंदर टेस्ट पाइपलाइन नाम से फोल्डर बनाया है। यहाँ पे सोर्स आर्टिफैक्ट, यहाँ पे सोर्स वाले रखे जाते हैं और यहाँ पे बिल्ड वाले बिल्ड होने के बाद रखे जाते हैं आर्टिफैक्ट। तो मतलब ये सोर्स आर्टी कौन यूज़ कर रहा है, ये मेरी यूज़ कर रही है पाइपलाइन। ये मेरी गिटहब से डेटा उठा के सोर्स के अंदर रख देती है। अब सोर्स के अंदर से डेटा उठा के उसको बिल्ड करके बिल्ड के अंदर कौन रख रहा है, कोड बिल्ड रख रहा है। ठीक है, तो बिहाइंड द सीन ये वाली S3 यूज़ हो रही है। तो हम पाइपलाइन में दोबारा देखो बिल्ड भी अब मेरा सक्सीड हो गया। ठीक है, जैसे ही बिल्ड सक्सीड हुआ उसके बाद अब ये मेरा कोड डिप्लॉय हो रहा है। अब जो मेरे बिल्ड के रखे गए हैं ना मेरे आर्टिफैक्ट, उनको उठा के अब कहाँ पे डिप्लॉय किया जा रहा है, इलास्टिक विंडस्टॉक पे डिप्लॉय किया जा रहा है। ठीक है, अब उसको अच्छी तरह टेस्ट करने के लिए हम 1-2 चेंजेस करेंगे अपने मेन कोड के अंदर। लेकिन पहले एक बार देखते हैं हमारी ये देखो ये भी सक्सीड हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या दिखाया यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिखा आ रहा है जो डिप्लॉय हो रखा है। तो हम क्या करते हैं, अपने यहाँ पर कंट्रोलर के अंदर आते हैं, यूज़र कंट्रोलर के अंदर आते हैं, हम उस पर्टिकुलर मेथड के अंदर चेंज कर लेते हैं। देखो डॉक्यूमेंट्स रिटर्न करा रहे हैं ना, तो हम इसके आगे इसको एडिट करके CI/CD लगा देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे रिटर्न में कंटेंट चेंज कर रहा हूँ। मैंने क्या लगा दिया, CI/CD स्पेस माइनस डॉक्यूमेंट्स। फिलहाल आपके पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिटर्न हो रहा है। अगर मैं इसको क्लिक करूँ, अब मैं क्या कर देता हूँ, जो मैंने ये करा इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, और इसको सेव करने के बाद कमिट चेंजेस, अब मेरी वहाँ पे पाइपलाइन एग्जीक्यूट होने वाली है। तो हम अपनी पाइपलाइन के अंदर चलते हैं। ठीक है, एक नई पाइपलाइन स्टार्ट हो गई है। अब इसको कंप्लीट होने देते हैं। अब देखते हैं जैसे ही ये डिप्लॉय कर देती है सब कुछ, तो यहाँ आउटपुट में क्या चेंजेस आने वाली है। आप यहाँ पे साइड पे नोट कर सकते हो, सोर्स मतलब फर्स्ट स्टेप जो मेरा पाइपलाइन है वो एग्जीक्यूट सक्सेसफुल हुआ। उसके अब ये बिल्ड वाला स्टेप चल रहा है, कोड बिल्ड वहाँ से डेटा उठा रहा है और उसको ट्राई कर रहा है बिल्ड करने की। और साथ में डुप्लीकेट के अंदर हम S3 के अंदर चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं आर्टिफैक्ट्स कैसे मैनेज हो रहे हैं। अगर आप S3 के अंदर आते हो और उस पर्टिकुलर बकेट के अंदर आते हो, देखो टेस्ट पाइपलाइन, सोर्स आर्टिफैक्ट। अब देखो यहाँ पे 2 सोर्स आर्टिफैक्ट बन गए हैं। ठीक है, और ये इनको आप अगर डाउनलोड करो या कैसे भी नहीं देख सकते, क्योंकि हमने वहाँ पे KMS यूज़ किया है, मतलब हमने इनक्रिप्ट करे हैं सोर्स, तो ये डायरेक्टली आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो अभी हम आते हैं, ये तो है हमारे सोर्स। अब हम बिल्ड वाले के अंदर चलते हैं। देखो यहाँ पर भी आई थिंक बिल्ड वाले, हाँ ये रहा बिल्ड 11.9 MB का बिल्ड बन रहा है हमारे पास। ठीक है, तो ये पाइपलाइन देखो ये सक्सीड हुआ, ये बिल्ड वाला भी आई थिंक सक्सीड हो गया। ठीक है, अब चल रहा है मेरा डिप्लॉय वाला। ठीक है, अगर मैं इसको आपको एग्जीक्यूट करूँ, अभी फ़िलहाल डिप्लॉय हो गया। CI/CD देखो यहाँ पे CI/CD कंटेंट आया, तो हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ये वैसे कंप्लीट हो चुका है स्टेप। यहाँ पे मुझे अभी दिखा रहा है कि चल रहा है स्टेप, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये कंप्लीट हो गया। दैट्स नॉट ए इशू। ठीक है, देखो CI/CD डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नया हमारा बिल्ड वहाँ पे डिप्लॉय हो चुका है। और ये डिप्लॉय कहाँ से हो रहा है, देखो क्या चल रहा है, मेरी जो पाइपलाइन है वो डेटा उठा रही है मेरे गिटहब की रेपो से और किसको दे देती है, कोड बिल्ड को दे देती है। कोड बिल्ड में जो हमने बिल्ड स्पेक फाइल के अंदर जो स्टेप्स डिफाइन करे हैं उसके अकॉर्डिंग वो उसको बिल्ड करता है और वो कहाँ पे रख देता है, S3 की
हमारी जो बिल्ड फोल्डर बन रहा है ना, बिल्ड आर्टिफैक्ट, वहाँ पे रखता है। और वहाँ से कौन उठा रहा है, वहाँ से मेरी इलास्टिक विन स्टॉक उठा रही है, सॉरी मेरा कोड डिप्लॉय उठा रहा है, और इलास्टिक विन स्टॉक की हेल्प से वहाँ पे इलास्टिक विन स्टॉक पे ही डिप्लॉय कर देता है। और इसलिए मेरे पास जो लेटेस्ट कोड है यहाँ पे मुझे डिप्लॉयड दिखने लग जाता है। लेकिन अगर कहीं पर भी CI/CD फेल हो जाता है, मान लो मेरा डिप्लॉयमेंट में फेल हो गया, ठीक है, पुश कोड डिप्लॉय हुआ था लेकिन बाद में फेल हुआ, तो मेरा इलास्टिक विन स्टॉक इतना इंटेलिजेंट है, वो क्या करता है, जो मेरा पुराना ही बिल्ड पड़ी थी उसको रीडिप्लॉय कर लेता है। इसलिए इसमें बोलते हैं कि जीरो डाउन, बोलते हैं डाउन टाइम मेरी एप्लीकेशन का कितना है, 0 है। ठीक है, तो आई होप आपको CI/CD का जो एक कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने एक चीज़ देखी है, मोस्टली प्रोजेक्ट्स में हम कंटेनर्स भी यूज़ करते हैं। जब हमने डिप्लॉय करवाना हो तो उस स्टेप में हम ECS यूज़ करते हैं या फिर हम EC2 यूज़ करते हैं। लेकिन अभी हमने जस्ट किसी की हेल्प से देखा, जो इलास्टिक विन स्टॉक से देखा, जस्ट वहाँ पे डिप्लॉय स्टेप चेंज होता है, बाकी स्टेप सेम रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, तो आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑन दैट। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।